हेलो स्टूडेंट्स, कंसेप्ट ऑफ नीट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोकोमोशन एंड मूवमेंट एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन कवर करने वाले हैं, जिसमें कि आपका की फीचर्स होगा कि मैं एनसीईआरटी के हर एक लाइन के अपने हाइलाइट्स और इंपॉर्टेंस पॉइंट्स जो भी मैंने मार्क किए हैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से लाइन से नीट में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं ऑलरेडी। और एक लास्ट पॉइंट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि वन शॉट लेक्चर जैसा ही है ये, मैं सिर्फ एनसीईआरटी लाइन टू लाइन कवर करूंगा और उसको डेप्थ में एक्सप्लेन करूंगा। कोई भी हम बकवास की बातें नहीं करेंगे और यहाँ पे आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। आपका टाइम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप अपना टाइम सिर्फ अपने प्रिपरेशन और कंसेप्ट बिल्डअप पे ही फोकस करें। में हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ कंट्रेक्टाइल प्रोटीन, जो कि आपको पता है कंट्रेक्टाइल प्रोटीन एक्टिन एंड मायोसिन होता है। तो हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे एक्टिन और मायोसिन के स्ट्रक्चर। उसके पहले मैं आपको बता दूं को ये स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आना चाहिए, जो कि मायोफिब्रिल में आपने देखा होगा कि जो आई बैंड और ए बैंड होता है अल्टरनेट होता है। आई बैंड जो कि मेनली एक्टिन प्रोटीन से बना होता है और ए बैंड जो होता है एक्टिन और मायोसिन दोनों से बना होता है। तो इस स्ट्रक्चर को और क्लियरली समझने के लिए हम एक्टिन और मायोसिन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। देन उसके बाद हमें ये स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बहुत अच्छे से समझ में आएगी और हमें ये समझ में आएगा कि मसल कंट्रैक्शन कैसे होता है। ये जो डायग्राम दिख रहा है ये एक्टिन प्रोटीन का है। तो सबसे पहले हम एक्टिन प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखेंगे कैसा होता है। हमें पता है कि एक्टिन फिलामेंट को थीन फिलामेंट बोलते हैं। सो ईच एक्टिन, जिसको थीन फिलामेंट बोलते हैं, इज मेड अप ऑफ 2 एफ एक्टिन। एफ एक्टिन मतलब आपको ध्यान रखना है फिलामेंटस एक्टिन हेलिकली वुंड ईच अदर। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, जो एफ एक्टिन है ये एक दूसरे से हेलिकली अरेंज रहते हैं। ठीक है, हेलिकल टाइप से ये एफ एक्टिन। तो यहाँ पे 2 एफ एक्टिन के फिलामेंट आपको दिख रहे हैं और ये हेलिकली अरेंज। तो एफ एक्टिन जो होता है ये पॉलीमर होता है और किसका पॉलीमर होता है? तो जी एक्टिन का। सो नेक्स्ट पॉइंट है ईच एफ एक्टिन इज ए पॉलीमर ऑफ मोनोमेरिक जी एक्टिन। मीन्स कि आप जो ये स्ट्रक्चर देख रहे हो एक्टिन का, यहाँ पे देखो सर्कुलर बॉल टाइप का जो स्ट्रक्चर है, एक बॉल को हम बोलते हैं जी एक्टिन। ठीक है, तो आप ध्यान रखो कि 2 एफ एक्टिन के फिलामेंट होते हैं, 2 एफ एक्टिन के फिलामेंट होते हैं जो हेलिकली अरेंज होते हैं और एफ एक्टिन जो होता है वो जी एक्टिन का पॉलीमर होता है। एंड 2 फिलामेंट ऑफ अनदर प्रोटीन, जिसको हम ट्रोपोमाइसिन बोलते हैं, ऑल्सो रन क्लोज टू द एफ एक्टिन थ्रू आउट इट्स लेंथ। मीन्स कि हमने देखा कि यहाँ पे 2 एफ एक्टिन है जो कि पॉलीमर है जी एक्टिन का। ट्रोपोमाइसिन नाम का 2 फिलामेंट और होता है जो कि आप देख सकते हो जी एक्टिन के साथ ही पैरेलली अरेंज। तो 2 जी एक्टिन है और 2 ट्रोपोमाइसिन के फिलामेंट। तो टोटल यहाँ पे दिख रहा है कि जो एक्टिन प्रोटीन है इसमें टोटल 4 फिलामेंट हो गए। ठीक है, 2 एफ एक्टिन के फिलामेंट और 2 ट्रोपोमायोसिन के फिलामेंट। ट्रोपोमायोसिन जो फिलामेंट है, इस फिलामेंट पे हमने देखा कि यहाँ पे एक ऐसी स्ट्रक्चर दिख रही है जो कि रेगुलर इंटरवल, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहेगा। तो यहाँ पे रेगुलर इंटरवल पे जो स्ट्रक्चर दिख रही है ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है जिसको बोलते हैं ट्रोपोनिन। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स प्रोटीन क्यों है? क्योंकि ये जो प्रोटीन है ट्रोपोनिन, इसके 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट कौन से? ट्रोपोनिन के 3 पार्ट आपको ध्यान रखने हैं। ट्रोपोनिन आई जिसको बोलते हैं इनहिबिटरी साइट, ट्रोपोनिन टी जिसको बोलते हैं ट्रोपोमाइसिन साइट, एंड थर्ड जो होता है वो ट्रोपोनिन सी जो कि कैल्शियम बाइंडिंग साइट होता है। ये आपको ध्यान रखना है। इनहिबिटरी इनहिबिट करेगा। ट्रोपोनिन टी जो होता है यहाँ पे मायोसिन फिलामेंट बाइंड होता है। कैसे बाइंड होता है मैं आगे बताऊंगा मैं उसको। एंड ट्रोपोनिन सी जो कि कैल्शियम बाइंडिंग होता है, जैसे मैंने बताया था सार्कोप्लाज्म में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हाउस ऑफ कैल्शियम आयन होता है जो कि कैल्शियम रिलीज करता है। तो यहाँ पे कैल्शियम बाइंड होता है और कैल्शियम बाइंड होता है तो ये टी जो होता है एक्टिवेट होता है और एक्टिवेट होने के बाद यहाँ पे मायोसिन बाइंड होता है। ये स्ट्रक्चर हम बाद में देखेंगे डिटेल में कि कैसे मायोसिन इस पे बाइंड होता है। फिलहाल आपको याद रखना है कि ट्रोपोनिन जो होता है कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है जो कि जिसके 3 पार्ट से बना होता है, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी एंड ट्रोपोनिन सी। और ट्रोपोनिन हमेशा रेगुलर इंटरवल पे ही बाइंड रहता है। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ट्रोपोनिन होता है वो कौन से फिलामेंट में होता है। तो ध्यान रखना ट्रोपोनिन जो होता है वो हमेशा ट्रोपोमायोसिन फिलामेंट पे ही बाइंड रहता है। ये देखो ट्रोपोमायोसिन फिलामेंट पे ही बाइंड रहता है। अब कहीं भी देखोगे तो जो ट्रोपोनिन है वो ट्रोपोमायोसिन फिलामेंट पे ही बाइंड रहता है। अब यहाँ पे देखो ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, एफ एक्टिन, ये तीनों के तीनों ही प्रोटीन है और यहाँ पे 2 फिलामेंट स्ट्रक्चर दिख रही है। एक होता है एफ एक्टिन और दूसरा होता है ट्रोपोमायोसिन। इसलिए हम एक्टिन प्रोटीन को क्या बोलते हैं? एक्टिन प्रोटीन जो होता है वो फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है। फिलामेंटस मैंने आपको बताया था, एक्टिन प्रोटीन जो होता है वो फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है। लेकिन हमें एक पॉइंट और याद रखना है कि इन द रेस्टिंग स्टेज ए सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन मास्क इज एक्टिव बाइंड साइट फॉर द मायोसिन ऑन द एक्टिन फिलामेंट। मीन्स कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेस्टिंग स्टेज में ए सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन। सब यूनिट मतलब कौन सा सब यूनिट भाई? एनसीईआरटी में तो ऐसा कोई सब यूनिट बताया नहीं है, तो आपको सब यूनिट याद रखना है कि ट्रोपोनिन के 3 सब यूनिट होते हैं, आई, टी और सी। जो कि रेस्टिंग स्टेज में जो टी होता है ये कवरिंग रहता है, ये कवर्ड रहता है। अब ये कवर रहेगा मतलब इनएक्टिव रहेगा।
इनएक्टिव जब तक रहेगा तब तक रेस्टिंग स्टेज में रहेगा। तो अब ये एक्टिव कब होता है, तो हम आगे देखेंगे कैल्शियम आयन पे कैल्शियम बहुत सारा बाइंड होता है, फिर उसके बाद ये ट्रोपोनिन टी जो होता है वो एक्टिव होता है। तो फिलहाल आपको याद रखना है कि रेस्टिंग स्टेज में ये जो सब यूनिट है ट्रोपोनिन का, मास्क द एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन ऑन द एक्टिन फिलामेंट। अब हम ये देखेंगे कि जो एक्टिन प्रोटीन होता है वो मायोसिन फिलामेंट पर कैसे बाइंड होता है, हम आगे मैं डिटेल में आपको बताऊंगा जब स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बताऊंगा। और मैं बता देता हूँ एक्टिन प्रोटीन में क्या होता है। तो हमने देखा कि दो यहाँ पे एफ एक्टिन प्रोटीन के फिलामेंट होते हैं जो कि हेलिकली बाइंड होते हैं। फिर हमने देखा कि जो एफ एक्टिन होता है इसके पैरेलली ट्रोपोमाइसिन के भी दो फिलामेंट होते हैं जो कि एफ एक्टिन के साथ कंबाइंड रहते हैं। तो टोटल हमने देखा कि 4 फिलामेंट हो गए, 2 ट्रोपोमाइसिन के, 2 एफ एक्टिन के। देन हमने देखा कि एक थर्ड कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है जिसको हम ट्रोपोनिन बोलते हैं और वो बाइंड रहता है ऑन द ट्रोपोमायोसिन और वो भी रेगुलर इंटरवल पे। और ट्रोपोनिन के 3 सब यूनिट होते हैं जो ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी और ट्रोपोनिन सी, ये आपको ध्यान रखना है। वो मायोसिन का स्ट्रक्चर देखें। मायोसिन में हमने सबसे पहले देखा कि मायोसिन जो होता है वो थिक फिलामेंट होता है। सो ईच मायोसिन फिलामेंट इज ऑल्सो पोलीमराइज प्रोटीन। जो मायोसिन फिलामेंट होता है वो भी पोलीमराइज प्रोटीन होता है। सो मैनी मोनोमेरिक प्रोटीन कॉल्ड मीरोमायोसिन, मीन्स कि यहाँ पे मीरोमायोसिन एक यूनिट होता है जो पोलीमराइज होके मायोसिन फिलामेंट बनाता है। आपको ध्यान रखना है कि मीरोमायोसिन जो होता है वो एक मोनोमर है एंड मायोसिन जो है मायोसिन फिलामेंट इज ए पोलीमर। आपको ये क्वेश्चन में आएगा मायोसिन इज ए पोलीमर ऑफ मीरोमायोसिन, ट्रू स्टेटमेंट। मीरोमायोसिन इज ए मोनोमर ऑफ मायोसिन फिलामेंट, ट्रू। अब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है ये स्ट्रक्चर मीरोमायोसिन की, मान लो ये एक फिलामेंट है, ठीक है। ये जो फिलामेंट है एक्चुअल में ऐसे बना नहीं है, यहाँ पे मीरोमायोसिन ऐसे अटैच रहता है और अटैच्ड होके ये ऐसी एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम बोलते हैं मायोसिन। और यहाँ पे एक मीरोमायोसिन की स्टडी करेंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट है ईच मीरोमायोसिन हैज 2 इंपॉर्टेंट पार्ट, ए ग्लोब्यूलर हेड विद द शॉर्ट आर्म एंड ए टेल। तो यहाँ पे देखा गया 2 पार्ट है, एक ग्लोब्यूलर हेड है जिसके पास एक शॉर्ट आर्म होता है, इसको आर्म बोलते हैं, और उसके पास एक टेल होता है। तो ध्यान रखना मीरोमायोसिन जो है इसके पास एक टेल है और एक ग्लोब्यूलर हेड है विथ short arm. So next point, the former being called heavy myromycin and later light myromycin, means कि यहाँ पे जो globular head है with short arm इसको बोलते हैं heavy myromycin and जो ये tail है इसको बोलते हैं light myromycin, ठीक है। keep in mind ये heavy myromycin मतलब head with short arm and light myromycin means tail of myromycin. The heavy myromycin component that the head and short arm project outward at regular distance and angle from each other from the surface of polymerized myosin। मींस कि सपोज मान लो ये पोलीमराइज मायोसिन है, ठीक है। पोलीमराइज मायोसिन पे यहाँ पे जो मीरोमायोसिन है एक रेगुलर इंटरवल पे शॉर्ट आर्म से आउटग्रोथ होता है, मतलब आउटग्रोथ मतलब बाहर की तरफ, ऐसा रेगुलर इंटरवल पे, ये हमेशा रेगुलर इंटरवल पे ही रहेगा। 2 के बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, सेम रहता है। जैसा कि आप जानते हो कि ये मीरोमायोसिन मोनोमर है, मींस ऐसे बहुत सारे मीरोमायोसिन मिलके मायोसिन फिलामेंट बनाते हैं। मीरोमायोसिन ऐसे जुड़ते जाते हैं और ये एक मायोसिन फिलामेंट, इसको बोलते हैं मायोसिन फिलामेंट। अब यहाँ पे एक और पॉइंट है क्रॉस आर्म। क्रॉस आर्म क्या होता है, तो सपोज मान लो ये जो टेल है ये तो एक स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे कुछ एंगल पे ये आउटग्रोथ हुआ, कुछ एंगल पे ये आउटग्रोथ हुआ, तो आउटग्रोथ हेड यहाँ पे कुछ, इसको आर्म बोलते हैं, ठीक है। ये एक यहाँ पे कुछ एंगल से आउटग्रोथ हुआ, इसको बोलते हैं क्रॉस आर्म। अब यहाँ पे लास्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, द ग्लोब्यूलर हेड इज एन एक्टिव एटीपीएज एंजाइम एंड हैज बाइंडिंग साइट फॉर एटीपी एंड एक्टिव साइट फॉर एक्टिन। जो एक्टिन फिलामेंट है इस साइड से बाइंड होता है, मतलब कि जब आप हेड देख रहे हो इस हेड पे 2 साइट होता है, ठीक है। एक तो हो गया एक्टिन बाइंडिंग साइट, और एक्टिन कहाँ बाइंड होगा, किससे बाइंड होगा, तो यहाँ पे आप ट्रोपोनिन देख रहे हो, इस ट्रोपोनिन के जो टी सब यूनिट है, टी सब यूनिट इससे बाइंड होता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ट्रोपोनिन के टी से बाइंड होने के लिए इस मीरोमायोसिन पे एक साइट होता है जिसको बोलते हैं एक्टिन बाइंडिंग साइट, ठीक है। लेकिन इसको बाइंड करने के लिए भाई एनर्जी लगती है, तो एनर्जी कहाँ से आएगा, तो इसी हेड पे, यहाँ पे नीचे देखोगे मीरोमायोसिन के हेड पे ही 2 साइट और होते हैं, इसको बोलते हैं एटीपी बाइंडिंग साइट। ये ध्यान रखना कि नीचे वाला जो है वो एटीपी बाइंडिंग साइट है और ऊपर वाला क्या है, एक्टिन बाइंडिंग साइट है। नीट में कंफ्यूज मत होना, वरना ये नीट में आएगा ऐसे हाईलाइट करके और पूछेगा ये कौन सा साइट है और ये कौन सा साइट है, वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे। हमेशा ध्यान रखो नीचे वाला एटीपी बाइंडिंग साइट है और ऊपर वाला एक्टिन बाइंडिंग साइट है, क्योंकि इसके ऊपर क्या बाइंड होना है, एक्टिन फिलामेंट। तो हमेशा ध्यान रखना, ऐसे ट्रिक ऑब्वियसली बात है कि जब इससे एक्टिन फिलामेंट बाइंड होगा तो जो ट्रोपोनिन का साइट होगा एक्टिन बाइंडिंग साइट वो ऊपर ही होगा, सिंपल सी बात है ना, इसके ऊपर ही बाइंड होता है। तो आपको यहाँ पे मीरोमायोसिन समझ में आ गया। नीट में कई बार क्वेश्चन पूछा है कि एटीपी बाइंडिंग साइट बताओ, मायोसिन फिलामेंट पे होता है या एक्टिन फिलामेंट पे होता है, इजी क्वेश्चन पूछते हैं। एक्टिन बाइंडिंग साइट कहाँ होता है, एक्टिन फिलामेंट पे होता है या फिर मायोसिन फिलामेंट। आप नहीं पढ़े होगे तो आपको लगेगा कि एक्टिन बाइंडिंग साइट एक्टिन फिलामेंट पे ही होता है। तो आपको ये स्ट्रक्चर याद रखने, और सिंपल सा अगर आपको ये स्ट्रक्चर याद है, अच्छे से समझ में आया, तो आपको ये स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी अच्छे से समझ में आएगा, जो कि अभी हम
अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सो अगला टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रक्शन। मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रक्शन इज बेस्ट एक्सप्लेन बाई स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। मैकेनिज्म ऑफ कंट्रक्शन बेस्ट एक्सप्लेन बाई स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी which state that contraction of muscle fiber take place by the sliding of thin filament over the thick filament। मैंने आपको बताया था कि याद रखना है thin filament means एक्टिन एंड थिक फिलामेंट मीन्स मायोसिन। मतलब कि एक्टिन फिलामेंट जो होता है वो स्लाइड करता है ओवर द थिक फिलामेंट। ठीक है, ये कैसे होता है यहाँ पे मैं आपको डायग्राम के साथ बताऊंगा कि ये जो एक्टिन फिलामेंट है, ये जो मायोसिन फिलामेंट है, ये एक्टिन फिलामेंट स्लाइड करता है। एक्टिन फिलामेंट ऐसे स्लाइड करता है किसके ऊपर? मायोसिन फिलामेंट के ऊपर। कैसे स्लाइड करता है ये हम आगे डिटेल में देखेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि एक्टिन फिलामेंट जो होता है स्लाइड ओवर ऑन मायोसिन फिलामेंट। अब पॉइंट ये है कि मसल कंट्रक्शन एक्चुअल में स्टार्ट क्यों होता है, कैसे होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल सेंड किया जाता है और वो सिग्नल मोटर न्यूरॉन के द्वारा आता है। जब आप आगे नर्वस सिस्टम पढ़ोगे, जब नर्वस सिस्टम में 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है CNS और दूसरा होता है PNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आगे जाके फर्दर डिवाइड होता है। आपको यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन आता है एंड स्पाइनल कॉर्ड आता है। देन PNS जो होता है ये 2 टाइप्स के होते हैं, जिसमें कि एक होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड दूसरा होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। जब आप सोमैटिक नर्वस सिस्टम देखोगे तो यहाँ पे ये एक मोटर होता है, मोटर न्यूरॉन, और दूसरा होता है सेंसरी। वैसे ही ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो होता है इसमें 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है सिंपैथेटिक एंड दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक। अब आपको ध्यान रखना है कि CNS के थ्रू PNS को सिग्नल भेजा जाता है। PNS में जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है जिसको हम वॉलेंट्री कंट्रोल बोलते हैं, इसमें 2 टाइप्स के सिग्नल होते हैं, एक तो सेंसरी जो कि ऑर्गन से हमारे CNS तक मैसेज को लेके आता है, दूसरा मोटर जो CNS से मोटर मतलब ऑर्गन तक लेके जाता है, जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है। अब ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम कौन सा होता है? वॉलेंट्री ऑर्गन्स को लेके जाता है। मीन्स स्केलेटल सिस्टम हमने पढ़ा है कि स्केलेटल मसल वॉलेंट्री कंट्रोल में होता है, तो स्केलेटल मसल्स को मोटर न्यूरॉन लेके जाता है सिग्नल। अब मोटर न्यूरॉन के द्वारा मसल्स के पास सिग्नल गया तो मसल्स में क्या होता है फिर? ए मोटर न्यूरॉन along with the muscle fiber are connected to it constitute a motor unit and the junction between a motor neuron and sarcolemma of the muscle fiber is called neuromuscular junction। means कि ये जो मोटर न्यूरॉन है CNS से PNS क्या है? PNS से मोटर न्यूरॉन को आया। अब ये मोटर न्यूरॉन है, सपोज मान लो ये मसल है, तो मोटर न्यूरॉन यहाँ पे जो जुड़ा रहता है इसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, या फिर इसी न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस का एक और नाम है मोटर एंड प्लेट। CNS से सिग्नल PNS को गया, PNS में सोमैटिक नर्वस सिस्टम को गया, सोमैटिक नर्वस सिस्टम से मोटर न्यूरॉन को गया। मोटर न्यूरॉन जो होता है वो हमारे मसल से जुड़ा रहता है, जहाँ पे जुड़ा रहता है उसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं या फिर मोटर एंड प्लेट बोलते हैं। देन उसके बाद ए न्यूरल सिग्नल रीचिंग दिस जंक्शन रिलीज ए न्यूरो ट्रांसमीटर जिसको बोलते हैं एसिटाइल कोलिन। तो जब सिग्नल CNS से PNS से होते हुए मोटर न्यूरॉन तक जाता है तो मोटर न्यूरॉन, हम जब न्यूरॉन पढ़ेंगे तो इसका जो एक्सॉन होता है, इसके एक्सॉन में न्यूरो ट्रांसमीटर फील्ड रहता है। तो यहाँ से स्टिमुलस आता है तो न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज करता है। न्यूरो ट्रांसमीटर कहाँ रिलीज किया? तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस पे रिलीज किया या मोटर एंड प्लेट पे रिलीज किया। अब ये एसिटाइल कोलिन एक केमिकल होता है, जो केमिकल यहाँ पे मसल्स के अंदर जाता है, सार्कोलीमा होते हुए सार्कोप्लाज्म में जाता है, विच जेनरेट एन एक्शन पोटेंशियल इन द सार्कोलीमा। जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो सार्कोलीमा में पोटेंशियल जनरेट किया। दिस स्प्रेड थ्रू द मसल फाइबर एंड कॉज द रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन इनटू द सार्कोप्लाज्म। तो हमने देखा था भैया कि जब सार्कोलीमा से यहाँ पे एसिटाइल कोलिन आया, एसिटाइल कोलिन यहाँ पे इसको एक्टिवेट किया, जो सार्कोप्लाज्म होता है, इस सार्कोप्लाज्म में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये बहुत सारे कैल्शियम आयन को रिलीज करता है, बहुत सारे कैल्शियम आयन को रिलीज करता है। और जब सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम आयन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जब सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम आयन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो मैंने बताया था यहाँ पे कि एक्टिन का जो ट्रोपोनिन C है इससे कैल्शियम बाइंड होता है। यहाँ पे एक्टिन प्रोटीन का जो ट्रोपोनिन है इसके C साइड पे कैल्शियम बाइंड होता है, और कैल्शियम जैसे ही बाइंड होता है यहाँ पे ट्रोपोनिन T जो है, जो कि यहाँ पे मास्क रहता है, पहले मास्क रहता है, लेकिन जैसे यहाँ पे कैल्शियम बाइंड हुआ, ट्रोपोनिन T जो है इसका एक्टिव साइट ओपन हो जाता है। ये जो मीरोमाइसिन का हेड है जहाँ पे एक्टिन बाइंडिंग साइट है, ये एक्टिन बाइंडिंग साइट यहाँ पे जाके बाइंड हो जाता है, और ये बाइंड होता है तो यहाँ पे एनर्जी लगती है, तो एनर्जी यहाँ पे ATP बाइंडिंग साइड पे ATP बाइंड होता है, और ATP ब्रेक होता है ADP में, और एक फॉस्फेट में एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज होने के बाद यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, टेम्पोररी बॉन्ड फॉर्मेशन, और टेम्पोररी बॉन्ड फॉर्मेशन होने के बाद ये जो है एक्टिन इधर की तरफ स्लाइड करता है। ऐसे स्लाइड करेगा, मान लो कि ये ऐसे अटैच हुआ, ये हेड इधर की तरफ मूव करेगा तो ये एक्टिन फिलामेंट इधर की तरफ स्लाइड करेगा। सो हमने देखा कि बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम आयन विद सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन ऑन द एक्टिन फिलामेंट thereby remove the masking of active site for myosin using energy from ATP hydrolysis। ATP का हाइड्रोलिसिस होता है, मीन्स कि ATP ब्रेक होता है, और ब्रेक होने के बाद
एडीपी में और प्लस फॉस्फेट में ब्रेक होता है। तो फॉस्फेट जैसे रिलीज होता है एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी से यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। द मायोसिन हेड नाउ बाइंड टू द एक्सपोज्ड active site on the actin to form a cross bridge. Then this pull the attached actin filament toward the center of A band. The Z line attached to the actin also pulled inward, thereby causing a shortening of sarcomere. So contraction यहाँ पे हो जाता है। अब इस चीज को हम यहाँ पे डायग्राम से समझेंगे। सो अब मसल कंट्रैक्शन को हम यहाँ पे डायग्राम से समझेंगे। तो एक्चुअल में होता क्या है कि सपोज मान लो ये जो है एक्टिन प्रोटीन है, एक्टिन प्रोटीन पे यहाँ पे हमने देखा कि ट्रोपोनिन होता है, ठीक है। अब आपको पता है कि ट्रोपोनिन के पास 3 यूनिट होते हैं, एक होता है कैल्शियम बाइंडिंग के लिए, एक होता है ट्रोपोनिन टी और एक होता है ट्रोपोनिन आई। तो कैल्शियम बाइंडिंग साइट पे हमने देखा कि जैसे ही सिग्नल आया तो जो सार्कोप्लाज्म था, इस सार्कोप्लाज्म में बहुत सारे कैल्शियम आयन रिलीज हो गए। अब जो बहुत सारे कैल्शियम आयन रिलीज हुए सार्कोप्लाज्म में, तो ये कैल्शियम आयन आएंगे और जो ट्रोपोनिन सी है, यहाँ पे ट्रोपोनिन सी के साथ जो कैल्शियम बाइंडिंग साइट होती है यहाँ पे बाइंड हो जाएंगे। मीन्स यहाँ पे कैल्शियम बाइंड हो गया। अब कैल्शियम जैसे ही बाइंड होता है तो यहाँ पे ट्रोपोनिन साइट पे एक टी साइट होता है जिसको ट्रोपोनिन टी साइट बोलते हैं, ट्रोपोनिन टी। अब यहाँ पे ट्रोपोनिन टी जो कि मास्क रहता है, पहले कैसा रहता है, पहले ये मास्क रहता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे कैल्शियम आयन बाइंड हुआ, इसकी जो मास्किंग है वो रिमूव हो गई, इसकी जो मास्किंग है वो रिमूव, मीन्स कि जो ट्रोपोनिन का जो टी साइट है वो एक्टिव हो गया। किसके लिए, जो मायोसिन का हेड है उसको बाइंड करने के लिए एक्टिव हो गया। तो होता क्या है कि यहाँ पे जैसे ही एक्टिव हुआ, हमें पता है कि यहाँ पे एक एक्टिन बाइंडिंग साइट होता है, ये इस ट्रोपोनिन के एक्टिन से बाइंड हो जाता है। लेकिन इसके बाइंडिंग के लिए हमें एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी कौन देगा, हमें पता है जो मायोसिन का हेड होता है यहाँ पे एटीपी बाइंडिंग साइट होता है, एटीपी आता है, बाइंड होता है, यहाँ पे एक एंजाइम होती है एटीपीएज। एटीपीएज जो होता है वो एटीपी को ब्रेक कर देता है। एडीपी और फॉस्फेट में बॉन्ड के ब्रेक होने से यहाँ पे बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है और इस एनर्जी से यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है। तो आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि कैसे ये जो मायोसिन है एक्टिन फिलामेंट से बाइंड हो गया। तो हमने देखा फर्स्ट स्टेप में कि यहाँ पे आपने सबसे पहले देखा कि ये जो ट्रोपोनिन है एक्टिव होता है कैल्शियम आने के बाद, और उसके बाद जो हेड है, हेड पे एटीपी का हाइड्रोलिसिस होता है और एटीपी के हाइड्रोलिसिस के बाद यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। अब बाइंड होने के बाद क्या होता है, बाइंड होने के बाद यहाँ पे देखा गया कि ये जो एक्टिन है और ये मायोसिन का हेड है, ये यहाँ पे क्रॉस ब्रिज बनाते हैं। मीन्स कि ये जो हेड है, हेड की मूवमेंट इस साइड पे होती है। तो किस साइड पे होती है, हम इस चीज को इस डायग्राम से समझते हैं। सपोज मान लो ये जो है वो मायोसिन का हेड है, तो ये यहाँ पे बाइंड हो गया और ये एक्टिन का ट्रोपोनिन है। ऐसे ही बहुत सारे यहाँ पे आपको दिख रहे हैं मायोसिन के हेड, ये यहाँ पे एक्टिन प्रोटीन से बाइंड हो गए। अब एक्टिन प्रोटीन से बाइंड हो गए तो इसकी मूवमेंट जो होती है वो ए बैंड के सेंटर की तरफ होती है, ए बैंड के सेंटर की तरफ होती है, ठीक है। वैसे ही सेम टू सेम इधर का जो मायोसिन का हेड है वो भी इस एक्टिन से बाइंड हुआ और बाइंड होने के बाद ये जो एक्टिन प्रोटीन है इसको फिर से सेंटर की तरफ पुल करेगा। ये जो मायोसिन हेड है वो सेंटर की तरफ पुल होगा, तो ये एक्टिन प्रोटीन भी क्या होगा, सेंटर की तरफ पुल्ड होगा। मीन्स कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो ए बैंड के लेफ्ट और राइट साइड में आई बैंड है, इसका जो जेड लाइन से जुड़ा हुआ एक्टिन है वो पुल्ड होता है टुवर्ड द सेंटर ऑफ ए बैंड। मीन्स कि ये जेड लाइन भी पुल्ड हो रहा है। अब जेड लाइन से ही बाइंड है ना, तो ये जेड लाइन भी पुल्ड होगा ना, जेड लाइन भी पुल्ड होगा टुवर्ड द सेंटर ऑफ ए बैंड, ठीक है। और इधर का भी जेड लाइन पुल्ड होगा टुवर्ड द सेंटर ऑफ ए बैंड। तो पुल होने के बाद क्या होता है कि ये जो एक्टिन प्रोटीन है इसके सेंटर के पास आ जाता है और इधर का एक्टिन प्रोटीन है ये भी इसके सेंटर के पास आ जाता है। सो यहाँ पे जो एच जोन है, एच जोन जो हम बोलते थे कि ये जो एरिया था एच जोन बोलते थे जहाँ पे सिर्फ मायोसिन प्रोटीन होता था, ये जब कंट्रैक्ट होता है, मतलब कि जब ये एक्टिन इसके सेंटर के पास आता है तो एच जोन डिसअपियर हो जाता है। तो हमने देखा कि यहाँ पे बाइंड हुआ, बाइंड होने के बाद क्रॉस ब्रिज बना और क्रॉस ब्रिज बनने के बाद यहाँ पे जो मायोसिन हेड है, मायोसिन हेड पुल हुआ किसके तरफ, सेंटर ऑफ ए बैंड की तरफ। और इसको पुलिंग के लिए भी एनर्जी चाहिए, तो पुलिंग के लिए भी एनर्जी चाहिए, तो यहाँ पे फिर से एटीपी का हाइड्रोलिसिस होता है, ठीक है। और एटीपी का हाइड्रोलिसिस से यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है और इसकी स्लाइडिंग होती है। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो मायोसिन है, मायोसिन एक जगह पे फिक्स्ड है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्लाइड कौन कर रहा है, तो ये एक्टिन स्लाइड कर रहा है। जब कंट्रैक्ट होगा तो सेंटर की तरफ स्लाइड करेगा, लेकिन बाद में जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, और बॉन्ड ब्रेक जिसको बोलते हैं ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज, यहाँ पे क्रॉस ब्रिज होगा, तो ये जो एक्टिन सेंटर की तरफ आया हुआ है, अब ये क्या होगा, अपने अपने रियल पोजीशन पे मूव हो जाएगा। मीन्स कि ये दिख रहा है कि मायोसिन के हेड पे जो एक्टिन फिलामेंट है ये स्लाइड कर रहा है। जब कंट्रैक्शन होता है आई बैंड के सेंटर की तरफ जाता है, और जब यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होता है तो फिर से अपने रियल पोजीशन पे जाता है रिलैक्स स्टेज में। और रिलैक्स स्टेज में जब जाएगा तो आप यहाँ पे ध्यान रखो कि फिर से जो एच जोन है वो दिखने लगेगा। मीन्स कि ये जो एक्टिन प्रोटीन है अपने रियल पोजीशन पे चला गया, और जब ये अपने रियल पोजीशन पे जाएगा तो यहाँ पे एच जोन फिर से अपीयर होने लगेगा। मीन्स कि आपको समझ में आया कि एच जोन सिर्फ और सिर्फ आपको रिलैक्स स्टेज में ही दिखेगा, और देन फिर से ये सर्कल रिपीट होता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हूँ, ड्यूरिंग कंट्रैक्शन हमें समझ में आया कि कंट्रैक्शन के टाइप पे क्या होता है, तो आई बैंड गेट रिड्यूस,
ऑब्वियसली बात है, आप देखो कि जब कंट्रैक्शन हो रहा है तो यहाँ पे एक्टिन प्रोटीन यहाँ पे सेंटर की तरफ आ रहा है, तो आई बैंड जो है यहाँ पे आई बैंड जो ये दिख रहा है, ये आई बैंड यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है, आई बैंड यहाँ आ जाएगा और ये आई बैंड इधर आ जाएगा, तो आई बैंड तो रिड्यूस हो गया, पहला पॉइंट आई बैंड रिड्यूस हो रहा है। दूसरा क्या दिख रहा होगा आपको कि जैसे कंट्रैक्शन हुआ तो यहाँ पे कंट्रैक्शन के टाइम पे जो जेड जोन है वो डिसअपियर हो जाता है। आपको ध्यान रखना है, जेड जोन जो है कंट्रैक्शन के टाइम पे डिसअपियर हो जाता है। तो क्या चेंज नहीं होता है भैया, तो ए बैंड जो है, ए बैंड जैसा जितना लेंथ रहता है ए बैंड का उतना ही रहता है हमेशा ड्यूरिंग रिलैक्सेशन और ड्यूरिंग कंट्रैक्शन, बोथ टाइम पे ए बैंड में कोई चेंजिंग नहीं होती है, ठीक है। ए बैंड में चेंजिंग क्या होती है, तो जो एच जोन है वो डिसअपियर हो जाता है, लेकिन ए बैंड का जो लेंथ है वो हमेशा ही फिक्स रहता है। देन यहाँ पे जो मायोसिन है, मायोसिन भी हमेशा एक जगह पे ही रहता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। चेंजिंग क्या होता है, तो एक्टिन फिलामेंट ये इधर मूव करता है और फिर अपने रियल पोजीशन पे, मतलब जो एक्टिन फिलामेंट है वो यहाँ पे स्लाइड करता है ओवर द मायोसिन। तो इतनी सारी पॉइंट आपको ध्यान रखनी है। ड्यूरिंग कंट्रैक्शन और ड्यूरिंग रिलैक्सेशन क्या होता है, ये कई बार नीट में क्वेश्चन पूछा गया, ऐसे 3-4 स्टेटमेंट बनाते हैं ड्यूरिंग कंट्रैक्शन और ड्यूरिंग रिलैक्सेशन का। सो एनसीईआरटी हम कवर कर लेते हैं। द जेड लाइन अटैच टू दिस एक्टिन आर पुल्ड इनवर्ड देयर बाई कॉजिंग ए शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमियर। सार्कोमियर हमने देखा था क्या होता है, हाफ आई प्लस ए प्लस हाफ आई, ये एक सार्कोमियर की यूनिट होती थी। ये कब होता था, जब रिलैक्स स्टेज में होता था, ठीक है। लेकिन जब ये कंट्रैक्ट होगा तो सार्कोमियर का जो फॉर्मूला हम लिखेंगे, सार्कोमियर का फॉर्मूला में आई आएगा क्या, मतलब जब कंट्रैक्शन होगा तो सार्कोमियर में सिर्फ और सिर्फ ए बैंड का ही लेंथ दिखेगा, बाकी आई बैंड डिसअपियर हो जाता है। चल में डिसअपियर नहीं होता है, पुल्ड टुवर्ड द ए बैंड हो जाता है, ठीक है। डिसअपियर क्या होता है, एच जोन नहीं दिखेगा, ठीक है। जो जेड लाइन है, जेड लाइन पुल्ड हो जाएगा टुवर्ड द सेंटर ऑफ ए बैंड। सो शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमियर को हम क्या बोलते हैं, कंट्रैक्शन बोलते हैं। इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव स्टेप दैट ड्यूरिंग शॉर्टनिंग ऑफ द मसल दैट इज कंट्रैक्शन द आई बैंड गेट रिड्यूस्ड, ए बैंड रिटेन द लेंथ, सो द myosin release the ADP and phosphate goes back to its relaxed state and new ATP bind and the cross bridge is broken। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि ए न्यू ATP bind and the cross bridge is broken मीन्स कि ये जो क्रॉस ब्रिज ब्रोक हो रहा है इसके लिए यहाँ पे ATP बाइंडिंग की जरूरत पड़ती है। देन अगला पॉइंट है, द ATP इज अगेन हाइड्रोलाइज्ड बाय मायोसिन हेड एंड द साइकिल ऑफ क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन एंड ब्रेकेज इज रिपीटेड कॉजिंग फर्दर स्लाइडिंग। ऑब्वियसली बात है, ये साइकिल अब कंटिन्यूसली चलते रहता है एंड द प्रोसेस कंटिन्यू till the calcium ion are pumped back to the sarcoplasmic cisternae resulting in the masking of actin filament। मीन्स कि सार्कोप्लाज्म में जब तक कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन रहेगा तब तक ये जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का साइकिल है वो चलता रहेगा। मीन्स कि आपको सार्कोप्लाज्म से कैल्शियम आयन को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। जैसे ही कैल्शियम आयन जो होंगे वो सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्नी में चले जाएंगे तो जो ट्रोपोनिन टी है वो फिर से मास्क हो जाएगा और जो मायोसिन हेड है वो एक्टिन फिलामेंट से अलग हो जाएगा। दिस कॉज द रिटर्न ऑफ जेड लाइन बैक। जो जेड लाइन है ऑब्वियसली बात है अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन बोलते हैं। तो एक्चुअल में हम इस डायग्राम से समझते हैं, ये एक जेड लाइन है ड्यूरिंग रिलैक्सेशन हम देख रहे हैं, ये दूसरा जेड लाइन है, ये तीसरा जेड लाइन है, ठीक है। रिलैक्स स्टेट में हमें क्या दिख रहा है कि जो आई बैंड है ये कम्प्लीटली दिख रहा है, यहाँ पे भी आप आई बैंड देख सकते हो कम्प्लीटली दिख रहा है एंड यहाँ पे भी आई बैंड जो है वो आप कम्प्लीटली देख सकते हो। हमें पता है कि जो सक्सेसिव जेड लाइन होते हैं उसके बीच के डिस्टेंस को हम सार्कोमियर कहते हैं, सार्कोमियर, जो कि रिलैक्स स्टेट में इसका फॉर्मूला होता है हाफ आई प्लस ए प्लस हाफ आई, ठीक है। लेकिन अब आप यहाँ पे दूसरा डायग्राम देखो, ड्यूरिंग कंट्रैक्शन जब स्टार्ट होता है तो ये जो एक्टिन फिलामेंट है वो ए बैंड के सेंटर की तरफ मूव करता है और जब कंट्रैक्शन मैक्सिमम होता है तब आप देख सकते हो यहाँ पे जो आई बैंड दिख रहा था वो डिसअपियर हो गया। तो जेड लाइन है वो ए बैंड के तरफ शिफ्ट हो गया, ए बैंड की तरफ पुल्ड हो गया। और यहाँ पे हम जो देख रहे थे ये जो एच जोन है, यहाँ पे जो एच जोन दिख रहा है वो एच जोन जो है वो एच जोन यहाँ पे नहीं दिख रहा है, मतलब एच जोन डिसअपियर्ड हो गया। तो आपको याद रखना है जब मैक्सिमम कंट्रैक्शन होता है तब आई बैंड रिड्यूस हो जाता है, देन जेड जोन जो है वो डिसअपियर्ड हो जाता है। जो ए बैंड होता है वो सेम रहता है, ए बैंड का जो लेंथ रहता है वो सेम रहता है। आपको ध्यान रखना है ए बैंड के लेंथ में कोई चेंज नहीं आती है। और जो जेड लाइन है ऑब्वियसली बात है, जेड लाइन जो है वो पुल्ड होता है, इनवर्ड पुल्ड मीन्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ ए बैंड। तो आपको ये 4 पॉइंट याद रखना है कि ड्यूरिंग मैक्सिमम कंट्रैक्शन कौन कौन से चेंजेस देखने को मिलते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है, द रिएक्शन टाइम ऑफ द फाइबर कैन वेरी इन डिफरेंट मसल्स, मीन्स की जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का टाइम है वो वेरी करता है। रिपीटेड एक्टिवेशन ऑफ मसल कैन लीड to the accumulation of lactic acid due to anaerobic breakdown of glycogen
इन द देम एंड कॉजिंग फटीग। हम जानते हैं कि हम रनिंग करते हैं तो रनिंग करने के लिए हमारा जो मसल्स है कंट्रैक्शन कंटिन्यूअस एक्टिवेशन की जरूरत पड़ती है। कंटिन्यूअस एक्टिवेशन के टाइम पे ग्लाइकोलिसिस होता है। ग्लाइकोलिसिस के बाद जो है तो मसल है उसको ऑक्सीजन कम मिल पाती है, तो वहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं हो पाता है, और एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होगा मीन्स एनारोबिक जब होता है तो वहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन कम होता है, और एटीपी तो भाई हमें रिक्वायर्ड है। देखो हमें एटीपी की तो रिक्वायरमेंट है, बिना एटीपी का मसल कंट्रैक्शन नहीं हो सकता है। तो अगर मान लो तो अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, क्यों होगा? क्योंकि हम कंटिन्यूअसली रनिंग कर रहे हैं, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगा मसल्स को। वहाँ पे जो पायरुविक एसिड है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और लैक्टिक एसिड के एक्यूमुलेशन से उस मसल में फटीग क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो अब ये फटीग मीन्स कि अब उस मसल्स को कंट्रैक्ट करने में टाइम लगेगा। अब यहाँ पे देखा गया क्या कि कुछ मसल्स होते हैं, सम मसल्स कंटेन रेड कलर्ड ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट कॉल्ड मायोग्लोबिन। ठीक है, कुछ मसल्स ऐसे होते हैं जिनके पास एक रेड कलर का ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट होता है, उस पिगमेंट को बोलते हैं मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन कंटेन हाई इन सम ऑफ द मसल्स विच गिव द रेडिश अपीयरेंस, सच मसल आर कॉल्ड रेड फाइबर। अब सोचो कि जो मसल्स है उसके पास मायोग्लोबिन है, ऑलरेडी स्टोर्ड ऑक्सीजन है, तो क्या उसको फटीगनेस जल्दी आएगा? क्या बेसली बात है, अगर वो मसल कंटिन्यूसली वर्क कर रहा है और ऑक्सीजन की कमी हुई भी, मायोग्लोबिन उसको ऑक्सीजन सप्लाई कर देगा और वहाँ पे कंटिन्यूस प्रोसेस कंट्रैक्शन का चलता रहेगा। तो जिस मसल्स के पास मायोग्लोबिन होते हैं उसको बोलते हैं रेड फाइबर। रेड फाइबर में जो फटीग का प्रोसेस होता है वो बहुत लेट होता है। इसका रीजन ये है कि दीज मसल्स ऑल्सो कंटेन प्लेंटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया विच कैन यूटिलाइज द लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन स्टोर्ड इन देम फॉर एटीपी प्रोडक्शन। अब वहाँ पे एटीपी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगा, सो दीज मसल्स देयरफॉर कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एरोबिक मसल्स। अदर हैंड सम ऑफ द मसल्स पासेज वेरी लेस क्वांटिटी ऑफ मायोग्लोबिन। कुछ मसल्स ऐसे होते हैं जिनके पास मायोग्लोबिन बहुत कम होते हैं, कि जो अपीयरेंस होती है वो पेल और वाइटिस होती है, इस वजह से इसको वाइट फाइबर भी बोलते हैं। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर ऑल्सो फ्यू, मीन्स कि जो वाइट फाइबर होता है इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया बहुत कम होते हैं, मायोग्लोबिन भी कम है, तो मायोग्लोबिन कम है तो ऑक्सीजन कम होगा, ऑक्सीजन कम होगा और माइटोकॉन्ड्रिया भी कम है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन कम होगा। लेकिन बट द अमाउंट ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज हाई, यहाँ पे जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। सो दे डिपेंड ऑन एनारोबिक प्रोसेस फॉर एनर्जी। अब आप सोच सकते हो कि वाइट फाइबर के पास अमाउंट ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हाई है, तो सोचो ये फास्ट रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन होगा, मतलब बहुत ज़्यादा कैल्शियम आयन रिलीज करेगा, वो भी फास्ट करेगा, और कैल्शियम आयन रिलीज करने की वजह से जो वाइट फाइबर होते हैं वो फास्ट एक्टिंग मसल्स होते हैं। ठीक है, लेकिन जो रेड मसल्स हैं वो फास्ट एक्टिंग मसल्स नहीं है, क्योंकि रेड फाइबर है इनके पास सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एज कम्पेयर टू वाइट फाइबर कम होता है, तो सोचो ये स्लो एक्टिंग मसल्स होते हैं। अब इसमें एक चीज़ और समझना है कि जो वाइट फाइबर है, मान लो वर्क कर रहे हैं, तो वाइट फाइबर क्या होगा, फास्ट वर्क करेगा लेकिन जल्दी थक जाएगा। लेकिन जो रेड फाइबर मसल्स हैं, तो रेड फाइबर मसल्स स्लो काम करेंगे लेकिन लॉन्ग टाइम तक एक्टिव रहेंगे। यहाँ पे रेड फाइबर और वाइट फाइबर का कंसेप्ट आपको क्लियरली समझ में आया होगा। मैंने यहाँ पे कुछ एनसीईआरटी में साइड में पॉइंट्स नोट किए हैं, ये एक्चुअल में जो पॉइंट्स है ऑलरेडी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी को सिंप्लीफाइड करने के लिए इसको साइड में लिख दिया हूँ ताकि मैं इसको फास्ट रिविजन कर सकूँ। आप भी कर सकते हो एज योर कम्फर्ट। अगला टॉपिक है स्केलेटल सिस्टम, हम अगले लेक्चर में इसको कवर करेंगे।